इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1492 में, जहां हमें पता चलता है कि धरती पर एक ऐसा सेब मौजूद है जिसके अंदर इंसानों की आजाद सोच का बीज है। यानी कि ये सेब जिसके पास भी होगा वह इंसान पूरी मानव जाति को अपने कंट्रोल में कर सकता है। लेकिन सालों से इस सेब की रक्षा असेसियंस संप्रदाय के लोग करते आ रहे हैं, जो बहुत ही शक्तिशाली लोग हैं और इसे वह एप्पल ऑफ ईडन यानी अदन का सेब कहकर बुलाते हैं। वहीं धरती पर मौजूद एक और संप्रदाय जो अपने आप को टेम्पलर्स बुलाते हैं, वे इस सेब को हर कीमत पर हासिल करना चाहते हैं ताकि वे इस सेब का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकें। और इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी ये सिलसिला चलता रहता है। अब 1986 के कैलिफोर्निया शहर को दिखाया जाता है, जहां कैल नाम का बच्चा साइकिलिंग करके अपने घर आता है। तभी वह देखता है कि उसके पिता ने उसकी माँ को मार दिया है। कैल के पिता कहते हैं कि तुम्हारी रगों में जो खून दौड़ रहा है वह तुम्हारा नहीं है, तुम्हें यहाँ से भागना होगा क्योंकि उन्होंने हमें ढूंढ लिया है। यानी कि कैल के पिता एक असेसियंस हैं और टेम्पलर्स समुदाय के लोगों ने उन्हें ढूंढ लिया होता है। अब कैल वहां से भागना शुरू करता है और कहानी 30 साल बाद शिफ्ट होती है, जहां कैल को एक जेल के अंदर दिखाया जाता है जिसे कत्ल के इल्जाम में मौत की सजा होने वाली है। अब जब उसे सजा के लिए ले जाया जाता है तो उसे अलग अलग विजन्स आने शुरू हो जाते हैं जिनमें वह अपनी माँ को देखता है। अब जब कैल नींद से जागता है तो वह देखता है कि उसके सामने एक लड़की बैठी है जिसका नाम सोफिया है। वह बताती है कि उसे रिहेबिलिटेशन विंग में रखा गया है, जो एक ऐसी संस्था है जो मानव जाति की भलाई के लिए काम करती है। और सोफिया कैल के जरिए हिंसा का इलाज ढूंढना चाहती है, जिसके लिए उन्हें कैल पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने होंगे और इसलिए कैल को मौत की सजा न देकर उसे बेहोश कर दिया गया था ताकि सभी को लगे कि वह मर चुका है। अब कैल को एक्सपेरिमेंट के लिए एक मशीन के अंदर ले जाया जाता है जिसे वे एनिमस बुलाते हैं। इस मशीन की मदद से कैल को 500 साल पीछे यानी कि 1492 की उसकी यादों में भेजा जाएगा, जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। अब वह जो भी देखेगा, सुनेगा और महसूस करेगा वे उसकी 500 साल पुरानी यादें होंगी और उसकी सभी यादों को कंप्यूटर की मदद से भी देखा जा सकेगा। अब कैल अपनी यादों में 500 साल पहले के स्पेन को देखता है, जहां टेम्पलर्स पूरे स्पेन पर कब्जा करना चाहते हैं, इसीलिए वहां भयंकर युद्ध चल रहे होते हैं। तभी टेम्पलर्स उस शहजादे को पकड़ लेते हैं जिसके पिता के पास अदन का वह सेब है। अब शहजादे को बचाने के लिए वहां असेसियंस भी आ जाते हैं और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जब असेसियंस उस शहजादे को लेकर वहां से भाग रहे होते हैं कि तभी टेम्पलर्स का सरदार उनका पीछा करते हुए उन तक पहुंच जाता है और आगे का रास्ता खत्म होने की वजह से उन्हें पकड़ लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ कैल भी ठीक वैसे ही रिएक्ट कर रहा होता है जैसे कि वह सच में इस लड़ाई का हिस्सा हो। अब जब कैल बेहोश हो जाता है तो उसे एक रूम के अंदर ले जाया जाता है जहां उसे बार बार वही विजन्स दिखने लगते हैं। तभी सोफिया उसके पास आती है। तभी कैल उसे गुस्से में पकड़ लेता है और उसे उस मशीन के बारे में बताने के लिए कहता है। सोफिया बताती है कि ये एक जेनेटिक मेमोरी है और इसके इस्तेमाल से उस जिंदगी को एक बार फिर से जिया जा सकता है जिन्होंने हमें ऐसा बनाया है। अब सोफिया कैल को अपने रिसर्च सेंटर के अंदर लेकर जाती है और वह बताती है कि उन्हें रिसर्च के दौरान एग्युलार की बॉडी मिली जो असेसियंस का वंशज हुआ करता था और जब कैल गिरफ्तार हुआ तो उसका डीएनए भी एग्युलार के डीएनए से मैच हो गया, जिससे साबित होता है कि कैल भी एक असेसियंस है जो उन्हें उस अदन के सेब तक पहुंचा सकता है। लेकिन कैल को सोफिया की बातों पर यकीन नहीं होता है और अब जब वह खाना खाने के लिए अंदर जाता है तो वहां मौजूद लोग उसे घूर रहे होते हैं। दरअसल ये लोग भी असेसियंस होते हैं जिन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ लाया गया था। तभी कैल को एक बार फिर से वही विजन्स आना शुरू हो जाते हैं जिनमें उसे काले लिबास में एक आदमी दिखता है जो कैल से फाइट करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। एक बार फिर से कैल को एनिमस मशीन के जरिए उसकी यादों में भेजा जाता है जहां वह देखता है कि टेम्पलर्स ने सेब के रक्षक एग्युलार और उसकी साथी को कैद कर लिया है और वहां हजारों की तादाद में मौजूद भीड़ के सामने उन्हें मौत की सजा होने वाली है। उन्होंने ग्रेनाडा के उस शहजादे को भी पकड़ लिया होता है जिसके पिता के पास वह सेब है। अब इससे पहले कि उन्हें जलाकर मारा जाता है, एग्युलार अपनी बेड़ियां खोल लेता है और वहां तैनात सैनिकों को मारकर अपनी साथी को भी छुड़ा लेता है। अब वे दोनों वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन टेम्पलर्स की पूरी सेना उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे आ जाती है, जिनसे बचते हुए वे वहां से भागने लगते हैं। वहीं सोफिया कैल को वैसे ही लड़ते हुए देखती है जैसे वह अपने अतीत में लड़ रहा होता है। अब एग्युलार और उसकी साथी सैनिकों से बचते हुए एक बहुत ऊंची इमारत पर चढ़ जाते हैं और वहां से छलांग लगा देते हैं। अब कैल भी अपनी यादों से बाहर आ जाता है। उसका
उसका दिमागी संतुलन बिगड़ने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और कुछ समय के लिए उसके पैर पैरालाइज हो जाते हैं, लेकिन सोफिया उसे बचा लेती है। वह कैल से कहती है कि अगर वह अपनी मर्जी से वहां जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। अब वह एगुलार ही है जो उस सेब को ढूंढने में उसकी मदद कर सकता है। अब सोफिया कैल को उसकी मॉम का वह लॉकेट देती है जो सोफिया के डैड ने उसकी मॉम की बॉडी से कलेक्ट किया था। कैल पूछता है कि तुम्हारे डैड वहां क्यों गए थे। सोफिया बताती है कि उसके पिता टेम्पलार्स के वंशज हैं और वे उस अदन के सेब को तुम्हारी मॉम से हासिल करना चाहते थे ताकि वे इस दुनिया में शांति कायम कर सकें। यहाँ हमें पता चलता है कि सोफिया और उसके डैड टेम्पलार्स समुदाय के वंशज हैं। अब जब कैल अपने सेल में होता है तो वहाँ सोफिया के डैड आते हैं जो कैल से एक सौदा करने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि अगर वह उस अदब के सेब को ला कर देगा तो वह उसे उसकी माँ के कातिल यानी कि उसके पिता के पास लेकर जाएंगे जिन्हें कैल मारना चाहता है, और इस डील को कैल मान जाता है। जिसके बाद रिकिन कैल को वही चाकू देता है जिस चाकू से उसके पिता ने उसकी मॉम को मारा था। अब कैल वहाँ अपने पिता से मिलता है जो उसे बताते हैं कि तुम्हारी माँ ने संप्रदाय के लिए अपनी जान दे दी। अगर वह ऐसा नहीं करती तो टेम्पलार्स उस एनिमस मशीन की मदद से उस सेब को ढूंढ लेते जिसके अंदर आजाद सोच का जेनेटिक कोड मौजूद है। अगर वह उन्हें मिल गया तो पूरी मानव जाति को वह अपना गुलाम बना लेंगे, और वे कैल को भी उस मशीन के अंदर जाने से मना कर देते हैं। लेकिन कैल अपने पिता से बहुत नाराज होता है और इसीलिए वह उनकी कोई भी बात बिना सुने वहां से चला जाता है। अब वहां मौजूद असैसियंस संप्रदाय के लोग उस पर हमला कर देते हैं क्योंकि वे कैल को उस मशीन में जाने से रोकना चाहते हैं, लेकिन तभी वहां सिक्योरिटी आ जाती है जो कैल को बचाकर वहां से ले जाती है। अब कैल को उस मशीन के अंदर भेजने के लिए तैयार किया जाता है और उसे प्रतिगमन में भेज दिया जाता है जहां वह देखता है कि टेम्पलार्स के लोग उस सुल्तान के पास जाते हैं और उनके पास सुल्तान का बेटा भी होता है। टेम्पलार्स सुल्तान से कहते हैं कि उसे बचाने वाले सभी असैसियंस को मार दिया गया है। अगर वह अपने बेटे को बचाना चाहता है तो वह अदन का सेब उनके हवाले कर दे। अब सुल्तान लाचार होता है, इसीलिए वह उन्हें उस सेब को दे देता है। लेकिन इसी बीच एग्युलार और उसकी साथी वहां पहुंच जाते हैं और जब वे अदन के सेब को टेम्पलार्स के हाथ में देखते हैं तो उन पर हमला कर देते हैं और वहां उन दोनों समुदायों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और एग्युलार उस सेब को पादरी से छीन लेता है। लेकिन तभी वहां अचानक से शांति छा जाती है क्योंकि टेम्पलार्स की सेना के सरदार ने एग्युलर की साथी को पकड़ लिया होता है और वह एग्युलार को वह सेब वापस देने के लिए कहता है। अब एग्युलार वह सेब वापस देने वाला ही होता है कि तभी उसकी साथी अपने ही हाथों से अपनी जान ले लेती है। ये घटना सोफिया भी कैल की यादों में देख रही होती है। अब एग्युलार अपनी साथी के मरने से बहुत दुखी होता है क्योंकि वह उसे पसंद करता था, और अब इस लड़ाई में एग्युलार उस सरदार को भी मार देता है कि तभी वह पादरी उस दरवाजे को खोल देता है जिसकी वजह से बाहर खड़ी सेना अंदर आ जाती है और एग्युलार को मारने के लिए उस पर हमला कर देती है। अब एग्युलार उनसे बचते हुए एक पुल पर पहुंच जाता है। सेना ने उसे दोनों तरफ से घेर लिया होता है, इसीलिए वह उनसे बचने के लिए नीचे बह रही नदी में छलांग लगा देता है और वह अब टेम्पलार्स की सेना से बचते हुए एक बंदरगाह पर पहुंचता है जहां वह एक ऐसे आदमी से मिलता है जो असैसियंस का दोस्त है। अब एग्युलार उसे वह सेब देता है और वह उस सेब को अपने साथ ही दफन करने के लिए कहता है। अब सोफिया को पता चलता है कि असैसियंस के इस दोस्त का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस है, जिसके बाद वे उस जगह को ढूंढ लेते हैं जहां क्रिस्टोफर कोलंबस दफन होता है। और जैसे ही बाकी असैसियंस को ये पता चलता है तो वे वहां मौजूद सिक्योरिटी पर हमला कर देते हैं। ये सभी असैसियंस लड़ाई के लिए वेल ट्रेंड होते हैं, इसीलिए उनके और सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच फाइट शुरू हो जाती है। तभी कैल देखता है कि उसके सामने बहुत सारे असैसियंस खड़े हैं। तभी कैल की माँ उसके पास आती है और उसे उस अदन की सेब की रक्षा करने के लिए कहती है, और ये कैल की याददाश्त नहीं होती है बल्कि सच्चाई होती है। जिसके बाद कैल को यकीन हो जाता है कि वह असैसियंस का वंशज है और वह उस सेब को वापस लाने का प्रण लेता है और उनसे लड़ाई लड़ने का फैसला करता है। अब सोफिया और उसके डैड को दिखाया जाता है जो कोलंबस की कब्र पर जाने के लिए हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ते हैं। जब कैल ये देखता है तो उन्हें रोकने के लिए उनका पीछा करता है, लेकिन तब तक वहां से वे जा चुके होते हैं। अब सोफिया अपने पिता के साथ उस चर्च के अंदर पहुंचती है जहां उन्हें वह बॉक्स दिया जाता है जिसके अंदर अदन का वह सेब रखा है। कैल जानता है कि वे कहां जाने वाले हैं, इसीलिए वह छुपते हुए अपने सभी साथियों के साथ ग्रांड टेम्पलर हॉल पहुंच जाता है जहां एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। तभी सोफिया अपने डैड की उस स्पीच को देखती है जो वे आज इस हॉल में देने वाले हैं, जिसमें लिखा होता है कि वे इस आजाद सोच के बीज को खत्म कर देंगे ताकि असैसियंस पूरी तरह खत्म हो जाएं। लेकिन सोफिया इस बात से सहमत नहीं होती है क्योंकि उसने अदब के सेब को इसलिए ढूंढा होता है ताकि वह इस दुनिया में शांति
ला सके और अहिंसा को खत्म कर सके। लेकिन उसके पिता ऐसा नहीं चाहते। वे अपने किए वादे से पीछे हट जाते हैं और वे सेब को ढूंढने का क्रेडिट भी अपने आप को देना चाहते हैं। अब जब वह अदन के सेब को हासिल कर लेते हैं तो उनकी विचारधारा बदल जाती है। अब वह इस पूरी दुनिया पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, क्योंकि उसके पास वह सेब है जो असैसियंस और उसके खिलाफ बगावत करने वालों का अंत कर देगा। तभी सोफिया अपने सामने कैल को देखती है। अब कैल उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारे उन किए वादों का क्या हुआ, कि वह इस धरती से हिंसा को खत्म कर देगी और इस दुनिया में अमन और शांति लाएगी। सोफिया कहती है कि वह अब कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास वह सेब नहीं है। कैल कहता है कि दुनिया में सभी को जीने का हक नहीं होता है, तुम अभी भी मेरी मदद कर सकती हो। जिसके बाद कैल उस हॉल में पहुंच जाता है जहां सभी लोग उस सेब को देख रहे होते हैं। तभी वह पीछे से आकर सोफिया के डैड को मार देता है और उनसे वह सेब लेकर वहां से गायब हो जाता है। अब वहां लोगों के बीच भगदड़ मच जाती है और सभी लोग डर के मारे वहां से भागने लगते हैं और सोफिया भी हॉल के अंदर अपने मरे हुए पिता को देखती है। अगर वह चाहती तो वह चिल्लाकर कैल को रोक सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह जानती थी कि उसके पिता जो करने जा रहे हैं वह दुनिया के लिए घातक साबित होगा। अब कैल और उसके साथियों को एक बहुत ऊंची बिल्डिंग के ऊपर दिखाया जाता है जिसके पास एप्पल ऑफ ईडन है, यानी कि कैल ने अपने संप्रदाय के लोगों को बचा लिया होता है और साथ ही उस फर्ज को भी निभाया जो उसके पूर्वज सदियों से निभाते आ रहे थे। अब आगे की कहानी कौन सा मोड़ लेगी ये तो हम अगले पार्ट में ही जानेंगे। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि ये कहानी आपको कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।